हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक को 2023 की एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर टॉपिक से शुरू करेंगे, वायुमंडल टॉपिक से। सबसे पहले यहाँ पर ये वायुमंडल की जो है लेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें वायुमंडल की संरचना एवं इसकी विभिन्न जो है लेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे निचली परत जो होती है, सबसे पहली परत, इसको ये क्षोभ मंडल, जिसे क्षोभ मंडल या कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो इसकी लेयर है, इसमें क्या है, इसकी ध्रुवों पर जो ऊंचाई होती है ये सबसे कम होती है, जो कि ध्रुवों पर ऊंचाई क्या है 8 किलोमीटर होती है इसकी सबसे कम। और विषुवत रेखा पर क्या होती है, विषुवत रेखा पर जो है ये ट्रोपोस्फियर जो लेयर है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर जो है इसकी सर्वाधिक होती है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक क्या है ये ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल लेयर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई जो है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर जो है सबसे कम होती है यहाँ पर। और इस मंडल में जो है क्या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या है 1 डिग्री टेम्परेचर जो है 1 डिग्री तापमान यहाँ पर घटता रहता है। और इसमें जो है प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक 1000 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में क्या होता है, एवरेज जो है तापमान घटने का एवरेज जो है तो ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें वायुमंडल में जो है वायुमंडल की जो समस्त जो है सारी मौसम की जो गतिविधियाँ, मौसमी गतिविधियाँ होती हैं वो इसी जो है क्षोभमंडल में ट्रोपोस्फियर लेयर में होती है। जो भी मौसमी गतिविधियां हैं, जैसे ये बारिश, वर्षा, बिजली, आंधी, पानी जैसी ये जो भी सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं तो इसी ये ट्रोपोस्फियर लेयर में होती है। और ये जो इसमें ये क्षोभ सीमा के जो निकट चलने वाली क्या होती हैं, यहाँ पर क्षोभ सीमा के निकट क्या है, जो ये अत्यधिक तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को क्या कहा जाता है, उन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। ये जो है कई बार पूछा गया है कि क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली जो अत्यधिक तीव्र गति की पवनें हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो आई होप जो है अब आप लोगों को ये क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर लेयर वायुमंडल की समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसकी बात करेंगे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर की। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर लेयर की बात करेंगे। इसकी स्ट्रेटोस्फियर लेयर, इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें प्रारंभ में टेम्परेचर तो स्थिर होता है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर 20 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर क्या होता है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में जो है इस लेयर में समताप मंडल या ट्रोपोस्फियर लेयर में अचानक से वृद्धि होने लगती है। और ऐसा होता किस लिए, ऐसा होता है इसलिए कि ऐसा जो है ओजोन गैसें उपस्थित होती हैं इस लेयर में, इसलिए ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण ही इसमें होता है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं क्या, और उसमें जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके और तापमान भी उसका जो है बढ़ा देती हैं। यहाँ पर जो है ये जो इसकी स्ट्रेटोस्फियर लेयर है या समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर लेयर जो है, तो ये क्या है, ये सभी मौसमी गतिविधियाँ होती हैं जो जैसी आंधी, तूफान, चक्रवात क्या होता है यहाँ पर ये इससे सबसे मुक्त होता है। यहाँ पर जो ये जेटयान या मौसमी गुब्बारे या वायुयान, विमान जो है सब क्या होते हैं, यहीं पर उड़ाए जाते हैं, यहीं पर जो है चालक उड़ाना पसंद करते हैं इसी लेयर में समताप मंडल में। तो ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा जाता है कि वायुमंडल चालक जो है किस लेयर में उड़ाना पसंद करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में। नेक्स्ट बात करेंगे मध्यमंडल की या मीजोस्फियर की। मध्यमंडल या मीजोस्फियर, इसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी होती है, इसकी ऊंचाई जो है ये 50 से 80 किलोमीटर तक की, ये 50 से 80 तक इसकी जो है ऊंचाई होती है मध्यमंडल या मेसोस्फीयर की। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर में जो है इस लेयर में, ये जो लेयर है तो इस लेयर में टेम्परेचर में क्या है अचानक गिरावट आ जाती है। और यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर गिरकर कितना हो जाता है, इसका टेम्परेचर गिरकर जो है -100 डिग्री तक जो है पहुँच जाता है, जो कि क्या, जो वायुमंडल का क्या है सबसे कम या सबसे जो है न्यूनतम तापमान है। नेक्स्ट बात करेंगे आयन मंडल या
आयनोस्फीयर की, आयन मंडल या आयनोस्फीयर की। अब आयन मंडल की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी आयन मंडल की ऊंचाई जो है तो ये 80 से लेकर कितनी 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये लेयर जो है ये आयन मंडल या आयनोस्फीयर 80 से लेकर 640 किलोमीटर के मध्य में है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है विद्युत आवेशित जो कण होते हैं उनकी इस लेयर में, आयन मंडल जो लेयर है इसमें विद्युत आवेशित जो कण होती हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, ये जैसे जैसे यहाँ पर ये हाइट इसकी बढ़ती जाती है तो इसमें यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ इसमें जो है टेम्परेचर में जो है इसका ऊंचाई के साथ साथ क्या है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो है गर्मी का अनुभव आपको ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये इस लेयर में जैसे आयन मंडल जो है आयनोस्फीयर लेयर में जो है टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, इस लेयर का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो है ये वायुमंडल की इसी परत में क्या होता है, ये वायुमंडल की जो आयनोस्फीयर लेयर है इसमें क्या होता है, आवृत्तीय रेडियो तरंगें जो है परावर्तित होती हैं। इसमें इसको जो है कई पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। अगर हम इसके यहाँ पर सभी पार्ट को जो है डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसके लिए अलग से इसको अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट जो इसकी लेयर है, लास्ट लेयर है इसकी वो है बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई जो है 640 से लेकर कितनी 1000 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस वाली लेयर की ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये विद्युत आवेशित कण होती है इनकी, इसमें इस लेयर में ये विद्युत आवेशित कण जो होते हैं इनकी प्रधानता यहाँ पर जो है पाई जाती है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो N2 O2 He या H2 की जो है गैसेस की भी यहाँ पर जो है अलग अलग परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर इसमें जो है इसमें ये जो बहिर्मंडल लेयर है वायुमंडल की एक्सोस्फीयर, इसमें ये कृत्रिम उपग्रह जो है इसी लेयर में लॉन्च किए जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, इसके बाद क्या होता है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो है क्रमशः है क्या होता है, ये सभी अंतरिक्ष में जो है विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो जेट विमान वगैरह यहाँ पर ये कृत्रिम उपग्रह जो हैं ये यहीं पर लॉन्च किए जाते हैं कि इसमें बहिर्मंडल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी की चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसके चारों तरफ से घिरा है उसे कहते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फियर, उसे कहते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फियर। जो कि पृथ्वी की चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण है जो पृथ्वी का अंग है और उसके चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं एटमॉस्फियर। और एटमॉस्फियर की जो है लेयर भी आपको समझ आ गई होंगी। और ये जो है ये इसकी सतह है पृथ्वी की, ये पृथ्वी की जो है यहाँ से शुरुआत होती है पृथ्वी की। कई बार क्वेश्चन जो ये भी बन जाता है कि हमारी जो है एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर पाई जाती है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में है 5 लेयर्स पाई जाती हैं, वो समतापमंडल, एटमॉस्फेयर में 5 लेयर पाई जाती है, समतापमंडल या ट्रोपोस्फियर जो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल या जो है मेसोस्फियर, और आयन मंडल या आयनोस्फियर, और जो लास्ट है क्या बाह्यमंडल या एक्सोस्फियर। ये इसका जो है याद रखिए, ये कई बार जो है ऐसे अरेंजमेंट में भी पूछ देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है। रासायनिक दृष्टि की जो है संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है, किसमें, होमोस्फीयर तथा जो है हेट्रोस्फीयर, सममंडल या विषममंडल में। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? अधिकांश वायुमंडलीय गतिविधियां जो है तो ये क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में होती हैं। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? वो समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? समतापमंडल में। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? यह है कितनी, 15 से 35 किलोमीटर तक की। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? वह आयन मंडल या आयनोस्फीयर, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में नहीं पाई जाती है कौन? रेडान गैस। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? ये आयन मंडल। आयन मंडल जो है तो ये दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है। संचार उपग्रह या
कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस स्तर में जो है स्थापित किए जाते हैं? ये स्थापित किए जाते हैं तापमंडल एवं बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को परावर्तित करती है। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि जो है ये क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को, सन के टेम्परेचर को जो परावर्तित करता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? ये रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। साफ रातें मेघ युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं? विकिरण के अनुपस्थित के कारण। जब आसमान पर जो है बादल छाए रहते हैं तो क्या होता है, उस रात में तो क्या होता है, गर्मी सर्वाधिक होती है, क्योंकि जो होता है ये विकिरण नहीं हो पाता है, विकिरण की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? ये पाई जाती है लगभग कितने, 64 किलोमीटर तक। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? पाई जाती है कहाँ पर? आयन मंडल में। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष सहमति बनी थी? इस पर सहमति बनी थी कब? 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी 1987 में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन की। तो इसमें गैस है नाइट्रोजन गैस की, इसका फार्मूला होता है N2 और इसका द्रव्यमान जो यहाँ पर रहता है तो 78.8% रहता है। और ऑक्सीजन जो है तो ऑक्सीजन O2 और इसका जो है 20.95% इसका यहाँ पर द्रव्यमान है। और आर्गन गैस की बात की जाए तो आर्गन AR का 0.93 यहाँ पर इसका क्या है, इसका ये यहाँ पर द्रव्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यहाँ पर जो है 0.036% द्रव्यमान है वायुमंडल में। यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर जो है, और नियान की बात की जाए यानी कि, तो यानी जो है इसका 0.002% यहाँ पर द्रव्यमान है। हीलियम की बात की जाए तो इसका फार्मूला है Hg और यहाँ पर 0.0005% इसका द्रव्यमान है। क्रिप्टॉन Kr इसका 0.0001% जो है इसका द्रव्यमान है। जेनान Xe इसका जो है यहाँ पर 0.0000 जो है क्या है, द्रव्यमान रहता है। और हाइड्रोजन S2 तो इसका भी जो है बहुत कम ही रहता है, 0.00005% द्रव्यमान रहता है कहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर। ये इसका शुष्क वायु का रासायनिक संगठन है पृथ्वी की सतह पर। नेक्स्ट बात करेंगे मध्यमंडल। मेसोस्फीयर का सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री जो है औसत तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। मध्यमंडल जो होता है तो यहाँ पर मध्यमंडल सीमा पर तापमान गिरकर जो है कितना, -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का क्या है, न्यूनतम टेम्परेचर कहलाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे किसकी, साइक्लोन टॉपिक की। अब यहाँ पर बात करेंगे हम इसकी साइक्लोन टॉपिक की। साइक्लोन टॉपिक में देखते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में जो पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभ होते हैं उनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होती हैं, साइक्लोन या चक्रवात उत्पन्न होते हैं निम्न वायुदाब के क्षेत्र में। इनमें पवन की दिशा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इनकी दिशा जो होती है तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के जो है ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में जो है ये क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध एंटी क्लॉकवाइज, और जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, क्लॉकवाइज चलते हैं। चक्रवात टाइप्स ऑफ साइक्लोन की बात कर लेते हैं तो चक्रवात जो है दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नेक्स्ट देखते हैं कर्क एवं मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है। कर्क और मकर रेखा के निकट जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। टाइफून चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, चीन सागर। टाइफून से प्रभावित होता है चीन सागर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से लेकर कितने 65 अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्मकाल में क्या होता है,
ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का विस्थापन भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध की ओर होता है? तो ये ITC जोन जो है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का विस्थापन भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर ये इसका फिगर दिया हुआ है। तो ये जो चक्रवात का फिगर दिया हुआ है, चक्रवात जो होते हैं तो ये निम्न वायुदाब के केंद्र में उत्पन्न होते हैं। ये जो यहाँ पर निम्न वायुदाब के केंद्र है, यहाँ से उत्पन्न होते हैं और इसके बाद क्या होता है, ये अपनी चारों दिशाओं में जो है, ये चारों दिशाओं में क्या होता है, चारों दिशाओं में बढ़ते हुए वायुदाब की, जो इनके चारों दिशाओं में क्या होता है, बढ़ते हुए वायुदाब की समदाब रेखाएं यहाँ पर बन जाती हैं। ये इसकी चारों दिशाओं में बढ़ते हुए जो है वायुदाब की समदाब रेखाएं बन जाती हैं। और चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में पवन दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। परिधि से जो है तो ये पवन की दिशा क्या होती है, ऐसे होती है। ये जो एरो बने हैं तो ये सब क्या है, यहाँ पर पवन की दिशा को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। पवन की दिशा क्या होती है, पवन की दिशा इसमें परिधि से क्या होता है, केंद्र की ओर होती है। इनकी दिशा उत्तरी जो है, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। और इनके शेप की बात करें तो शेप इनका जो है गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। ये जो है एकदम से गोल नहीं होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, अर्धगोलाकार या अंडाकार या जो है V अक्षर के समान भी होता है इनका यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर इनका निर्धारण कैसे होता है, जलवायु और मौसम के निर्धारण में क्या होता है, जलवायु और मौसम के निर्धारण में ये साइक्लोन्स जो होते हैं तो इनका बहुत ही महत्व होता है जलवायु और मौसम के निर्धारण में इनका। और यहाँ पर ये चक्रवात जो पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये वर्षा और तापक्रम की दशाओं को प्रभावित करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बनता है ये किसको प्रभावित करती हैं, तो जहाँ पर ये चक्रवात पहुँचते हैं वहाँ पर ये वर्षा और तापक्रम की दशाओं को ये जो है प्रभावित करते हैं चक्रवात। नेक्स्ट बात करेंगे, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है किसका, फुजीटा स्केल का। टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। टॉर्नेडो चक्रवात है, इसका साइक्लोन का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है विली विली, क्या है, इंपॉर्टेंट है विली विली। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है किसका, सॉफिर सिम्पसन स्केल का। सॉफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर विश्व के इम्पोर्टेंट जो है अभी हाल ही के वर्षों में आए हैं उन चक्रवातों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किसकी, 2018 में जो चक्रवात आए तो तितली चक्रवात भारत में, शामर सोमालिया गल्फ ऑफ अडन में, लुबान अरब समुद्र में, गाजा गल्फ ऑफ आइलैंड में, हरिकेन माइकल संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून इतू कहाँ आया, ये फिलीपींस में, हरिकेन वलाका हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में। 2019 की बात करें तो इसमें पाबुकाया थाईलैंड, म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह इससे प्रभावित हुए। ओवन जो कहाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया इससे प्रभावित हुआ। 2020 के चक्रवातों में क्लाडिया ये पश्चिमी इंडोनेशिया को इसने प्रभावित किया, डेमियन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को, हेराल्ड किसको, मेडागास्कर केप यार्ड, और हेराल्ड चक्रवात तो इसने सोलोमन द्वीप और फिजी टोंगा को प्रभावित किया। अम्फान किसको प्रभावित किया, अम्फान ने प्रभावित किया भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका को। आर्थर ने उत्तरी अमेरिका को प्रभावित किया। निसर्ग जो है ये भारत में आया था। निवार भारत और श्रीलंका को प्रभावित किया इसने। टाइफून ने किसको प्रभावित किया, मोलावे और वियतनाम को। टाइफून गोनी ने प्रभावित किया किसे, फिलीपींस को। हरिकेन एटा ने प्रभावित किया मध्य अमेरिका को। हरिकेन डेल्टा संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाला टाइफून था। 2021 में आए हुए चक्रवातों की बात करें तो 2021 में गुलाब चक्रवात आया भारत में, तौकते भारत में, यश भारत में, फराजी हिंद महासागर में, जवाद बंगाल की खाड़ी भारत में आया। अशानी 2022 के चक्रवातों की बात करें यहाँ पर तो अशानी बंगाल की खाड़ी में, इमनाती हिंद महासागर में, एलेक्स अटलांटिक महासागर में, बोनी अटलांटिक महासागर में, और सितरंग बंगाल की खाड़ी में, शाहीन अरब सागर में, और गुलाब आया बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? बैरोमीटर जो होता है तो इसमें ये मरकरी के लेवल में अचानक गिरावट आ जाती है, किसका सूचक है, तूफान के आने का। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात
टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, केवल शीत ऋतु में। भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी देता है कौन? क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात का जो केंद्र होता है तो इसको चक्रवात की आंख है आई ऑफ द साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में 5 डिग्री से लेकर कितने 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ये टॉर्नेडो एली कहा जाता है किसे? मिसिसिपी मिसौरी घाटी को। मिसिसिपी मिसौरी घाटी को कहा जाता है टॉर्नेडो एली। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है तथा प्रति चक्रवात में इसके विपरीत होता है। अब यहाँ पर पवन एवं आर्द्रता की बात करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, जो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ये इसका कारण है। चालीसा पवनें किस महासागर में प्रवाहित होती हैं? हिंद महासागर में। चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज कि मैदानी भाग में किस नाम से जाना जाता है? शीतफान या विंटरफॉन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 अक्षांश से 60 से 65 अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? कहते हैं पछुआ पवनें। जो पछुआ पवनें होती है तो ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 अक्षांश से और 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पवनें होती हैं पछुआ पवनें। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। ठंडी हवाएं कहते हैं इन्हें, या हिमभक्षी हवाएं भी कहा जाता है किसे? इन चिनूक हवाओं को। कोरियालिस बेल्ट की खोज किसने की थी? कोरियालिस बेल्ट इंपॉर्टेंट है, कोरियालिस बेल्ट की खोज की थी, उनका नाम था जीजी कोरियोलिस। कोरियालिस बेल्ट जीजी कोरियोलिस, याद रखिए जीजी को। नेक्स्ट है सिरोको। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है ब्लड रेन के नाम से या रक्त वर्षा। स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्या होता है? स्थानीय पवनें जो होती हैं तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में ये 6 माह क्या होता है? समुद्र से चलती हैं स्थल की ओर, और तथा शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में चलती हैं 6 माह स्थल से समुद्र की ओर स्थानीय पवनें। डॉक्टर विंड की बात आ गई। डॉक्टर विंड कहलाती है कौन? हरमंटन पवन। हरमंटन पवन को कहते हैं डॉक्टर हवा। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? यह है ठंडी ध्रुवीय पवन। नेक्स्ट यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से लेकर कितने 65 डिग्री अक्षांशों में के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा। दक्षिणी गोलार्ध है तो इसमें जो ये पवनें चलती हैं 40 से लेकर 65 अक्षांशों के मध्य जो पवनें चलती हैं उन्हें कहते हैं पछुआ पवनों। पवन की प्रचंडता को 40 अक्षांशों के मध्य समीप जो ये 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा और 50 डिग्री अक्षांशों के समीप जो चलती हैं उन्हें कहा जाता है कि प्रचंड पचासा, तथा 60 अक्षांशों के समीप जो चलती हैं पवनें उन्हें कहते हैं चीखती साठा। तो ये 40 से 65 अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनें और 40 अक्षांशों के मध्य समीप जो है ये गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री अक्षांशों के समीप क्या है चीखती साठा। इन पवनों को याद रखिए, इनके नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे विश्व की जो ये वर्ल्ड की प्रमुख स्थानीय पवनों की। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों की इसमें सबसे पहले बात करेंगे चिनूक की। चिनूक रॉकी पर्वत के सहारे चलने वाली हवा है, गर्म और शुष्क हवा है। फान ये आल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड में चलने वाली हवा है, गर्म और शुष्क हवा है।
सिरोक मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, स्पेन, कनारी और मेडिस द्वीप समूह में जो है चलने वाली हवा गर्म शुष्क तथा रेत भरी पवन है। कौन? सिरोक। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवा है। शिमूक अरब के रेगिस्तान में गर्म एवं शुष्क चलने वाली हवा है। उसके बाद हरमंटन जो है ये हरमंटन सहारा रेगिस्तान में चलने वाली क्या है ये गर्म तथा शुष्क हवा है। कौन? हरमंटन सहारा रेगिस्तान में। विक्रफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में उष्ण एवं शुष्क हवा है चलने वाली। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड, भारत में इसे क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। गर्म एवं शुष्क हवा है, भारत में कहते हैं काल वैशाखी, इंपॉर्टेंट है। लू उत्तर भारत में चलने वाली प्रचंड एवं शुष्क हवा है। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में चलने वाली ठंडी ध्रुवीय हवा है। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवा है। बोरा इटली व यूगोस्लाविया में चलने वाली शुष्क एवं अत्यधिक ठंड हवा है। कौन? बोरा, इसीलिए इसका नाम ही बोरा रखा गया है शायद। विल्जर्ड साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ध्रुवीय हवा है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट है नार्टे जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ध्रुवीय पवन है। मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली उत्तर पश्चिमी पवनें हैं। दक्षिणी वेस्टर्न न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली तेज एवं शुष्क ठंडी पवनें हैं। लेवेंटर जो है तो ये दक्षिणी स्पेन फ्रांस में चलने वाली पूर्व ठंडी पवनें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुवीय पवनें क्या होता है। ध्रुवीय पवनें जो है ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं ध्रुवीय पवनें। अब यहाँ पर फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, वनों की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फॉरेस्ट बायोम की। फॉरेस्ट बायोम इसमें दो प्रकार के वन पाए जाते हैं फॉरेस्ट वन बायोम में, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट और पर्णपाती वन। इसमें यहाँ पर जो सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से वन आते हैं? इसमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन और भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और शंकुधारी वन जो है ये सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो है ये पर्णपाती वनों के अंतर्गत वन आते हैं। कौन? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तथा मानसूनी वन पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा मानसूनी वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास पृथ्वी पर जो है अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी सॉफ्ट वुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? शंकुधारी वनों में। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की जो सर्वाधिक है? वैश्विक वन क्षेत्र में किसका परसेंट सर्वाधिक है? वो सर्वाधिक है किसका? शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वनों का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कहाँ पर? कांगो घाटी में। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में क्या है? सघन, ऊंचे एवं विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील में पाए जाते हैं विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन। विश्व में ईस्ट ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ये है इंडोनेशिया। डिलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? डिलबर्जिया प्रजाति है एक शीशम की। शीशम से संबंध है डिलबर्जिया प्रजाति का। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है कौन? कनाडा। कनाडा जो है इसका उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है किसका? मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय वन खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2020 की यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। भूमध्य सागरीय वनों में किस प्रकार के जो है किस प्रकार के फल वाले वृक्ष पाए जाते हैं? एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि खट्टे फलों के लिए पाए जाते हैं। खट्टे फलों वाले वृक्ष पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनों में। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? यह है सील मछली। टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी होते हैं वो क्या है? वो इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ है क्या? सील मछली जो है ये इनका खाद्य पदार्थ है। अब बात करेंगे यहाँ पर विश्व के वनों के वर्गीकरण की। तो वनों के प्रकार यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों की।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर कितनी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसमें प्रमुख इसमें वृक्ष पाए जाते हैं किसके, एबिनो, सिनकोना, कैल, महोगनी, रोजवुड और साइडर वृक्ष पाए जाते हैं। अति सघन वन होने के कारण क्या है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पर ये जो है अति सघन वन होते हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो होता है, सनलाइट होती है, वो जो है यहाँ पर इनकी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। ये अपनी पत्तियाँ क्या है अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वर्ष भर क्या है हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं ये एक ही समय पर सभी पेड़ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, सभी वृक्ष अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, अलग अलग समय पर जो है सभी वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन। ये 100 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं टीक, सौल, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास और इसमें पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में गिराते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क वातावरण होते हैं इसमें तो क्या है, ये इस वनों के जो है इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले जो भी वृक्ष हैं ये क्या होते हैं, ये इनमें पतझड़ जो है एक ही समय में होता है। ये यहाँ के पेड़ जो होते हैं एक नियत समय, जो निश्चित समय होता है उसी निश्चित समय में अपनी सभी पत्तियाँ जो है गिरा देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे पर्वतीय वनों की। पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं देवदार, चीड़, यहाँ पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस और लार्च शंकुआकार वृक्ष होते हैं ताकि यहाँ पर पत्तियाँ जो है बर्फ भोजपत्र इसमें जो है न ठहरे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि पर्वतीय वन होते हैं तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है तो यहाँ पर बर्फ गिरने की संभावना अधिक रहती है, बर्फ गिरती रहती है, तो यहाँ पर शंकुआकार जो वृक्ष पाए जाते हैं ताकि जो है पत्तियों पर यहाँ पर बर्फ ना रुक सके। नेक्स्ट बात करेंगे कटीले मरुस्थलीय वनों की। कटीले मरुस्थलीय जो वन होती है तो वहाँ पर 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर या जो है 40 सेंटीमीटर से कम भी बारिश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं कटीले और मरुस्थलीय वन, जिसमें है नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम और कींकड़। इन पौधों की जड़ें क्या है लंबी तथा पत्तियां छोटी और कांटेदार होती हैं। यहाँ पर इनके जो है पौधे क्या होती हैं भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं और पत्तियां इनकी छोटी होती हैं और कांटेदार होती हैं। नेक्स्ट बात करती है समाना वनों की। समाना वन पाए जाती हैं जहाँ कितनी 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छोटे वृक्षों के साथ साथ घास के मैदान भी होती हैं। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं छोटे छोटे होते हैं और घास के मैदान होते हैं। यहाँ की जलवायु क्या है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। अब बात कर लेती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंग्रोव वनों की। मैंग्रोव वन क्या यहाँ पर या सुंदरी के पेड़ की अधिकता होती है और ये खारे पानी में भी जीवित रह लेते हैं। मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकतर मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे भी होते हैं। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा क्या है प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। कौन, भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्लाइमेट या जलवायु की। क्लाइमेट जलवायु की यहाँ पर ये जो इसकी बात कर लेती है। सबसे पहले यहाँ पर ये ध्रुवीय जलवायु की, यह सबसे पहले है यहाँ पर ये 90 से लेकर कितने 90 से लेकर 65 उत्तर दक्षिण अक्षांश की बात करें, उत्तर दक्षिण अक्षांशों पर यहाँ पर ये ग्लोब की स्थिति के अनुसार जो है यहाँ पर ये प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार यहाँ पर ये ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है कितने 90 डिग्री जो होता है। तो यहाँ पर ये ध्रुवीय जलवायु और शीत क्या है, शीत कटिबंधीय प्रदेश यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु जहाँ पर होती है। यहाँ का कैसा है, यहाँ जलवायु कैसी रहती है, शीत कटिबंधीय प्रदेश रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो 65 उत्तर दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पर लॉरेंसियन जलवायु, साइबेरियन जलवायु और ब्रिटिश तुल्य क्या है पश्चिमी यूरोपियन जलवायु पाई जाती है। यहाँ का प्रदेश है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ जो 45 डिग्री उत्तर दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ पर चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, स्टेपी और भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है ये। और यहाँ पर जो ये 30 डिग्री उत्तर दक्षिण का क्षेत्र है, 30 डिग्री उत्तर दक्षिण का क्षेत्र, तो इसमें जलवायु पाई जाती है कौन, मानसूनी जलवायु, सूडान या समाना तुल्य जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रदेश ही कहलाता है। 10 डिग्री लेकर जो 10 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर दक्षिण का जो क्षेत्र है तो ये विषुवतरेखीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और विषुवतरेखीय प्रदेश कहलाता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। यह है शुष्क जलवायु का। पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है उस पर विस्तार है किसका, शुष्क जलवायु का अधिकांश। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, वो है वर्खोयांश, कहाँ, रूस में। भूमध्य सागरीय जलवायु या मेडिटेरियन
क्लाइमेट किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है कहाँ पर? भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। एल नीनो की बात आज करें तो एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? नॉर्वे में वर्षा होती है शीत ऋतु में। अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में, जाड़ों में। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है? तो ये शुष्क जलवायु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण है उसमें एक बी अक्षर को जो है प्रदर्शित किया गया है, तो वो बी अक्षर से उसमें शुष्क जलवायु को जो है शो किया गया है। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? ये है मौसिनराम, मेघालय में। कोपेन की शीर्ष जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? वो पाई जाती है कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। कोपेन की शीर्ष जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है कहाँ पर? 30 से लेकर 45 उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु अक्षांशों के मध्य में। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर रहती है? वायुमंडल की नमी पर। कोपेन के जलवायु की यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अक्षरों से जो है शो किया हुआ है जलवायु को। तो यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल एफ से इन्होंने शो किया हुआ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को, ए और एम से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को, ए डब्ल्यू से उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु को, बी एस एच से उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु को। किसने? कोपेन ने। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को इन्होंने BWH से शो किया हुआ है। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु को BSK से, मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु को BWK से, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को CF से, भूमध्य सागरीय जलवायु को CS से यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। और चीन तुल्य जलवायु जो है तो इसको CW से प्रदर्शित किया हुआ है। शीताद्र जलवायु को DF से प्रदर्शित किया है, शीताद्र जलवायु को DW से, और टुंड्रा जलवायु को ET से, ध्रुवीय हिमटोपी जलवायु जो है इसको EF से इन्होंने शो किया हुआ है। इसलिए कोपेन की ये जलवायु का वर्गीकरण है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है, जिससे क्या होता है? विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है, जिससे जलवायु उष्णता रहती है, जलवायु उष्णाद्र रहती है तथा सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ घनी पाई जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब वर्ष भर वर्षा होगी तो वहाँ पर जो है सघन वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। अब यहाँ पर वैश्विक जलवायु के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। वैश्विक जलवायु वर्गीकरण, इसमें विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो है, इसका जो ये विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है लगभग कितनी? 200 सेंटीमीटर पूरे वर्ष भर। और टेम्परेचर जो है यहाँ पर हाई रहता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं एबोनी, सिनकोना, रबड़, बांस एवं महोगनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश जो है तो यहाँ तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पर गन्ना, कपास, चाय, कहवा एवं खाद्यान्न फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है समाना तुल्य जलवायु प्रदेश। समाना तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च टेम्परेचर रहता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं और कम ऊंचाई के वृक्षों रहित घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। समाना तुल्य जलवायु में जो है सवाना घास के मैदान इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। मरुस्थलीय जलवायु में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर कटीली और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल, शुष्क, आर्द्र शीतकाल और अधिकांश वर्षा जो है शीतकाल में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में यहाँ पर जैतून, अंजीर तथा खट्टे एवं रसदार फल जैसे संतरा, शीतकाल में अंगूर और नींबू इत्यादि पाए जाते हैं। ये भूमध्य सागरीय जो वन है यहाँ पर अधिकतर जो है खट्टे फलों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश तो यहाँ पर ग्रीष्म, शीत एवं शीत ऋतु के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। वृक्ष
क्या होते हैं, रहित घास के मैदान होते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं, यहाँ पर घास के मैदान होते हैं, स्टेपी घास के मैदान। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में। चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु जो है तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है, जबकि शीत ऋतु में इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। यहाँ पर ओक, चेस्टनट एवं जो है पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी, ब्रिटिश तुल्य जलवायु की। ब्रिटिश तुल्य जलवायु जो है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, इसमें पछुआ पवनों का प्रभाव वर्ष भर तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर स्प्रूस, फर एवं सिडार के वृक्ष पाए जाते हैं। साइबेरियन जलवायु प्रदेश, यहाँ पर वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा वार्षिक तापांतर अधिक होता है। लार्ज स्प्रूस एवं पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश, यहाँ सामान्यतः वर्ष भर वर्षा रहती है। शीत ऋतु की तुलना ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहती है। चीड़, हेमलॉक, प्रेयरी और घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का अभाव तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम रहता है। मॉस एवं काई जैसी वनस्पतियां यहाँ पर जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हेकिस्टोथर्म पौधों के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती हैं। हेकिस्टोथर्म पौधों के लिए इनका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत होता है। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश है कि मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं, अधिक होते हैं। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु के क्षेत्र में अधिक है, ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, ये है अफ्रीका महाद्वीप में। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है, मानसूनी जलवायु का। टुंड्रा या बंजर भूमि शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है किससे, फिनिश की भाषा, फिनिश भाषा या फिनलैंड की भाषा से। टुंड्रा या टुंड्रा का अर्थ होता है बंजर भूमि से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म एवं शुष्क है, जहां वर्षा क्या नाम मात्र होती है। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म होती है, जहां वर्षा क्या है, नाम मात्र ही होती है, इसलिए सहारा मरुस्थल। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इसकी PDF पाना चाहते हैं तो PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।